मई 2026। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी लंबी अवधि के औसत का सिर्फ 92% रहने वाला है। हाँ, और सुनने में ये 92% शायद एक बहुत ही छोटा सा सांख्यिकीय आंकड़ा लग सकता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि चलो इस बार बस थोड़ी कम बारिश होगी। लेकिन मौसम विज्ञान की दुनिया में इस 92% का सीधा सा मतलब है कि आसमान से आग बरसने वाली है और जमीन बिल्कुल भट्टी में तब्दील होने वाली है। एकदम सही कहा। लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसे हम आमतौर पर 50 सालों की बारिश का औसत मानते हैं, जब वो इतनी बड़ी गिरावट दिखाता है तो वो केवल बारिश की कमी का सिग्नल नहीं होता। तो वो किस चीज का सिग्नल होता है? वो इस बात का अलार्म है कि पूरे उपमहाद्वीप का तापमान एक खतरनाक स्तर तक बढ़ने वाला है। मतलब इस बार का जो अनुमान है वो कोई सामान्य मौसमी उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हवा एकदम एक गर्म थप्पड़ की तरह चेहरे पे लगती है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारे शहर इतने ज्यादा क्यों तप रहे हैं। और इसी को समझने के लिए आज हम जिस सोर्स को आधार बना रहे हैं वो तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के वाई नित्यानंदम द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, जिसका शीर्षक है इंडियाज अर्बन हीट क्राइसिस एंड लोकलाइज्ड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है, ये तो हम सब महसूस कर ही रहे हैं। बिल्कुल। हमें असल में ये समझना है कि क्यों पूरे देश के लिए एक ही हीट एक्शन प्लान, मतलब एक सिंगल प्लान, एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, और कैसे गली मोहल्ले के स्तर का सटीक डेटा वास्तव में लोगों की जान बचा सकता है। देखिए, इस लेख की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये भविष्य की किसी दूरदर्शी आपदा की बात नहीं कर रहा। ये उस क्राइसिस की बात कर रहा है जो इस वक्त बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। जब हम इस 12% वाले आंकड़े की बात करते हैं तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा विलन बताया जाता है वो है अल नीनो। हाँ, अल नीनो का रोल इसमें बहुत बड़ा है। मुझे अल नीनो के बारे में थोड़ा और समझना है। अक्सर न्यूज़ में सुन लिया जाता है कि अल नीनो आ गया है तो मॉनसून खराब होगा, लेकिन असल में ऐसा होता क्या है प्रशांत महासागर में जो हजारों किलोमीटर दूर भारत की हवाओं को इतना गर्म और सूखा कर देता है? तो ये एक बहुत ही दिलचस्प वायुमंडलीय चेन है। सामान्य दिनों में होता यह है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक में, यानी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में, हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। अच्छा। जो गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये चक्र बहुत कमजोर पड़ जाता है। मतलब हवाएं रुक जाती हैं। हाँ, वो गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तटों के पास ही रुका रहता है और बस इस एक बदलाव की वजह से हवाओं के दबाव का पूरा ग्लोबल पैटर्न बिगड़ जाता है। ओहो। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जो नमी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती और उसकी जगह हवाएं नीचे की तरफ बैठने लगती हैं, जो बादलों को बनने से पूरी तरह रोक देती हैं। यानी बारिश के बादल बनने का रास्ता ही कट जाता है, और जब बादल नहीं होंगे तो जाहिर है सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ेंगी। एग्जैक्टली। ठीक ऐसा ही होता है। भारत के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में और पाकिस्तान के कई इलाकों में जो भयंकर हीट वेव आती है वो केवल सूरज की वजह से नहीं है। तो और क्या फैक्टर्स है? ये मौसमी चक्र और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। मौसमी स्तर पर देखें तो अप्रैल और मई के दौरान तेज सौर विकिरण, सूखी हवाएं और मिट्टी में नमी की भारी कमी होती है। मिट्टी में नमी की कमी से इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। जब मिट्टी में नमी नहीं होती तो सूरज की सारी ऊर्जा सीधे हवा को गर्म करने में लग जाती है। इसके साथ ही राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जो इस गर्म हवा को एक जगह बिल्कुल लॉक कर देता है। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक मौसमी चक्र। अब इसमें अगर क्लाइमेट चेंज को जोड़ें तो मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने घर के ओवन का बेस टेम्परेचर पहले ही बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया हो। बिल्कुल। ये हमारा क्लाइमेट चेंज है जिसने पृथ्वी का बेसलाइन तापमान बढ़ा दिया है, और फिर उसके ऊपर से इस मौसमी चक्र ने उस ओवन का ऊपर वाला ग्रिलर भी पूरी ताकत से ऑन कर दिया है। ये ओवन और ग्रिलर वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। क्लाइमेट चेंज ने सिर्फ तापमान का नंबर नहीं बढ़ाया है, उसने गर्मी के कैरेक्टर को बदल दिया है। कैरेक्टर को बदल दिया है? मतलब जो हीट वेव्स पहले 3 या 4 दिन टिकती थीं, अब वो ज्यादा लंबी होती जा रही हैं। भविष्य के जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि हमें साल में 12 से 18 अतिरिक्त हीट वेव दिनों का सामना करना पड़ेगा। 12 से 18 एक्स्ट्रा दिन? मतलब एक पूरा पखवाड़ा सिर्फ झुलसाने वाली गर्मी का? हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे हमेशा बहुत उलझाती है। कभी कभी टीवी पे या फोन के वेदर ऐप पर हम देखते हैं कि तापमान 38 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन जब इंसान असल में डामर की सड़क पर खड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो 45 डिग्री की भट्टी में जल रहा है। ये थर्मोमीटर का विरोधाभास क्यों होता है? देखिए, दिक्कत यही है कि हम हर चीज को सिर्फ एक नंबर में देखना चाहते हैं, लेकिन मौसम विज्ञान इतना सीधा नहीं है। तापमान कैसे मापा जा रहा है, सारा खेल उसी का है। अच्छा, तो इसके अलग अलग तरीके होते हाँ, हैं। हमारे पास तापमान मापने के 3 मुख्य तरीके हैं और हर एक की अपनी खूबियां और बहुत बड़ी खामियां हैं। सबसे पारंपरिक तरीका है ग्राउंड स्टेशन इंटरपोलेशन। यानी जो जमीन पर मौसम केंद्र बने होते हैं। हाँ, जो फिक्स्ड वेदर स्टेशन हवा के तापमान को मापते हैं, लेकिन इसमें इंटरपोलेशन शब्द सबसे अहम है। वो कैसे? मान लीजिए एक मौसम केंद्र शहर के एयरपोर्ट पर है, जहां काफी खुला मैदान है, और दूसरा मौसम केंद्र 30 किलोमीटर दूर एक बड़े पार्क में है। इन दोनों जगहों के तापमान के आधार पर गणितीय फॉर्मूले लगाकर ये अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों के बीच के इलाके का तापमान क्या होगा। लेकिन एयरपोर्ट और पार्क के बीच में तो कंक्रीट की एक घनी बस्ती हो सकती है ना, जो बहुत ज्यादा गर्म होगी। एग्जैक्टली तो ये अनुमान तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जब तक स्टेशनों का नेटवर्क बहुत घना ना हो, यानी हर कुछ किलोमीटर पर स्टेशन ना हो, ये डेटा शहर के बीचों बीच रहने वाले लोगों की एक्चुअल स्थिति नहीं बता सकता। तो अगर ग्राउंड स्टेशंस इतने दूर दूर हैं और जमीन पर हर जगह थर्मामीटर लगाना तो मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या हम ऊपर अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए ये नहीं देख सकते कि कौन सा इलाका जल रहा है? आजकल तो सैटेलाइट्स बहुत एडवांस्ड हैं। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होता है वो। और ये दूसरा तरीका है जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। 1980 के दशक से मॉडिस और लैंडसैट जैसे थर्मल सेंसर का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे तो एकदम सही डेटा मिलता होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी बारीकी है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। सैटेलाइट हवा का तापमान नहीं मापते, वे जमीन की सतह का तापमान मापते हैं, जिसे लैंड सरफेस स्किन टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा। तो ये ऐसा हो गया जैसे किसी हवाई जहाज से नीचे किसी बड़ी भीड़ को देखना। हाँ, बिल्कुल। मतलब आप एक बड़ा नज़ारा देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि भीड़ कहाँ ज्यादा घनी है, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि उस भीड़ के बीच खड़ा कोई व्यक्ति अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। सैटेलाइट हमें ये बताता है कि किसी फैक्ट्री की छत कितनी गर्म है या कोई हाईवे कितनी गर्मी छोड़ रहा है। वो सिर्फ सतह का डेटा है, लेकिन जो इंसान उस हाईवे पर चल रहा है उसके शरीर से टकराने वाली हवा कितनी गर्म है, ये सैटेलाइट सीधे तौर पर नहीं बता सकता। इसके लिए हमें हवा के तापमान की जरूरत होती है। तो एक तरफ हमारे पास हवा का तापमान है जो काफी दूर दूर से मापा जा रहा है, और दूसरी तरफ सैटेलाइट का सतह का तापमान है जो बहुत विस्तृत है लेकिन हवा का हाल नहीं बताता। तो मौसम विभाग भविष्यवाणी कैसे करता है? इसके लिए तीसरे तरीके का इस्तेमाल होता है, जिसे न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स कहते हैं, जैसे ECMWF या GFS। ये मॉडल्स बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स पर चलते हैं। अच्छा, तो ये काफी सारे फैक्टर्स को मिलाते होंगे। हाँ, ये कोई एक डेटा पॉइंट नहीं लेते। ये ग्राउंड स्टेशन का डेटा, सैटेलाइट की तस्वीरें, हवा की गति, बारिश, मिट्टी की नमी और उस जगह की टोपोग्राफी, इन सबको एक साथ मिलाते हैं। ओहो। और फ्लूइड डायनामिक्स के जटिल समीकरणों के जरिए 4 से 15 दिन पहले की भविष्यवाणी तैयार करते हैं। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इस पूरी मापन तकनीक से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हर मोहल्ले, हर सड़क का तापमान अलग होता है। 100%। अब मैं इसे थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ती हूँ। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति अपने वातानुकूलित ऑफिस से निकलता है, बाहर का तापमान ऐप पर 40 डिग्री है, लेकिन जैसे ही वो डामर की सड़क पर पैर रखता है, उसे जो गर्मी महसूस होती है वो शायद 48 डिग्री के बराबर होती है। एक ही शहर के अंदर कुछ जगह दूसरी जगहों के मुकाबले इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो जाती हैं? यहाँ हमें मैक्रो और माइक्रो यानी बड़े और स्थानीय कारणों को अलग अलग करके देखना होगा। मैक्रो कारणों में तो हमने बात करी ली कि ग्लोबल लेवल पर मानव निर्मित एमिशन और अल्नीनो काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो बड़ा पिक्चर हो गया। लेकिन जो उदाहरण आपने दिया वो पूरी तरह से एक लोकल या माइक्रो कारण है, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट कहते हैं। अर्बन हीट आइलैंड यानी शहरों का कंक्रीट और डामर। केवल कंक्रीट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें, सड़कें, गाड़ियों का धुआं और घरों दफ्तरों से निकलने वाले AC की गर्म हवा। कंक्रीट और डामर में एक खास गुण होता है जिसे थर्मल मास कहते हैं। थर्मल मास। हाँ, इसे एक हीट बैटरी की तरह समझें। हीट बैटरी? हाँ, जो गर्मी को चार्ज करती है। ठीक यही होता है। दिन भर जब तेज धूप इन सड़कों और इमारतों पर पड़ती है तो ये उस गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं, मतलब चार्ज हो जाते हैं।
और फिर रात में? फिर रात के समय जब सूरज ढल जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी ठंडक मिलेगी, तब ये कंक्रीट अपने अंदर कैद की गई गर्मी को धीरे धीरे हवा में छोड़ना शुरू करता है। यानी डिस्चार्ज होता है। एग्जैक्टली। यही वजह है कि शहरों में रातें भी ठंडी नहीं हो पाती। मुझे यहाँ थोड़ा रुक के एक बहुत ही तीखा सवाल पूछना है। मान लीजिए अगर आज किसी जादू की छड़ी से पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग रुक जाए, ठीक है, मतलब कल से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा, तो क्या तब भी हमारे शहर इसी तरह भट्ठी की तरह तपते रहेंगे, सिर्फ इस कंक्रीट और एसी की वजह से? ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति है और इसका जवाब है हाँ। सच में? बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग रुकने से वो जो बेसलाइन तापमान बढ़ रहा है वो जरूर रुक जाएगा, लेकिन हमारे शहर जिस तरह से डिजाइन किए गए हैं वे अपने आप में हीट ट्रैप यानी गर्मी पकड़ने वाले जाल बन चुके हैं। जब तक सड़कों पर डामर है, इमारतों के बीच वेंटिलेशन नहीं है और गाड़ियों तथा एसी से स्थानीय स्तर पर गर्मी निकल रही है, तब तक शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा गर्म ही रहेंगे। ये तो डराने वाली बात है। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स मटेरियल इस बात पर भी जोर देता है कि ग्रामीण इलाके भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ऐसा क्या हो रहा है? वहां तो कंक्रीट के जंगल नहीं है। वहां पे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जब जंगल साफ होते हैं और खेती के बाद बायोमास जलाया जाता है तो वहां की जमीन नंगी हो जाती है, नमी खत्म हो जाती है। और फिर वो नंगी जमीन भी गर्मी सोखने लगती है। बिल्कुल। ये सूखी जमीन सूरज की गर्मी को सीधे सोखकर उस इलाके का स्थानीय तापमान बढ़ा देती है। तो इसका कुल मिला के नतीजा क्या निकल रहा है? लेख इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि अत्यधिक गर्मी अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रह गई। हाँ, ये एक बहुत गहरा सामाजिक और आर्थिक संकट बन चुका है। क्योंकि जो लोग इस हीट आइलैंड को बना रहे हैं और जो लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। इसे हम सोशल वल्नरेबिलिटी या सामाजिक भेद्यता कहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और आज के दौर के गिग वर्कर्स सबसे ज्यादा खतरे में हैं। क्योंकि उनका काम ही बाहर का है। हाँ, इनकी आजीविका सीधे तौर पर घर से बाहर रहने पर निर्भर है। एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति गर्मी से बचने के लिए अंदर रह सकता है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय के पास छिलचिलाती धूप में बाइक चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब जो व्यक्ति एक बड़े कांच और कंक्रीट वाले ऑफिस में बैठा है, उसका एसी जो गर्म हवा बाहर फेंक रहा है, बिल्कुल सही, वो उसी डिलीवरी बॉय को झुलसा रही है। बिल्कुल सही काम है। इस अर्बन हीट आइलैंड में सबसे कम योगदान देने वाले लोग इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। पब्लिक हेल्थ पर इसका क्या असर हो रहा है? हेल्थ के नजरिए से देखें तो अस्थायी बस्तियां, जिन्हें हम इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कहते हैं, वहां हालात सबसे ज्यादा भयावह होते हैं। इन बस्तियों में अक्सर घरों की छतें टिन या एस्बेस्टस की होती हैं। ओहो, टिन की छत तो धूप में एकदम भट्टी बन जाती होगी। टिन की छत एक रेडिएटर का काम करती है। दिन भर वो इतनी गर्म हो जाती है कि घर के अंदर का तापमान बाहर से भी ज्यादा हो जाता है। और वहां रहने वाले लोगों के पास इस गर्मी से बचने का कोई साधन भी नहीं होता। और यही गर्मी धीरे धीरे एक साइलेंट किलर बन जाती है। हीट स्ट्रोक तो इसका सबसे एक्सट्रीम रूप है, लेकिन लंबे समय तक ऐसी गर्मी में रहने से लोगों में हृदय रोग, सांस की बीमारियां और डायबिटीज जैसी पुरानी समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। शरीर लगातार तनाव में रहता है। लेकिन फिर भी जब हम अखबारों में गर्मी से होने वाली मौतों के आंकड़े देखते हैं तो वो अक्सर बहुत कम लगते हैं। क्या ये डेटा सटीक है? ये एक बहुत बड़ी विफलता है हमारे सिस्टम की। गर्मी से होने वाली मौतें बहुत बड़े पैमाने पर अंडर रिपोर्ट की जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि गर्मी अक्सर सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बनती, बल्कि वो शरीर में पहले से मौजूद कमजोरियों को ट्रिगर कर देती है। अच्छा, यानी अगर किसी को भयंकर गर्मी की वजह से हार्ट अटैक आया तो डेथ सर्टिफिकेट पर कारण हार्ट अटैक ही लिखा जाएगा, हीट वेव नहीं। ठीक यही होता है। इसलिए गर्मी का असली प्रभाव कागजों पर हमेशा छिप जाता है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी जुड़ा हुआ है। गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं मार रही। हाँ, जब पानी के स्रोत सूखने लगते हैं तो वन्य जीवों पर भी भयानक स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन सोर्स मटेरियल में जंगलों की आग के दुष्चक्र के बारे में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। वो एक क्लासिक फीडबैक लूप है। अत्यधिक गर्मी के कारण वनस्पतियां सूख जाती हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और जब जंगल जलते हैं तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी वायुमंडल में रिलीज होती है। ये धुआं और गर्मी वापस उसी इलाके के तापमान को और बढ़ा देते हैं, जिससे और ज्यादा गर्मी पैदा होती है। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को ही और ताकतवर बनाता रहता है। बिल्कुल। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, समाधान। जब समस्या इतनी सूक्ष्म है,
गली मोहल्ले के स्तर की है और हर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, तो पूरे देश के लिए एक ही तरह की नीति काम कैसे कर सकती है? यहीं पर लेख का सबसे मुख्य तर्क सामने आता है। लेखक का कहना बहुत सीधा है कि वन साइज फिट्स ऑल, यानी सब पर एक ही नियम लागू करने वाली नीति यहाँ पूरी तरह से फेल है। एक शहर में जो हीट स्ट्रेटजी काम करती है वो जरूरी नहीं कि दूसरे शहर में भी काम करे। इसे अगर हम दो अलग अलग शहरों के नजरिए से देखें, मान लीजिए एक तरफ मुंबई है जो समुद्र के किनारे है और जहां बहुत ज्यादा उमस होती है, और दूसरी तरफ नागपुर है जहां बहुत सूखी गर्मी पड़ती है। क्या इन दोनों के लिए एक ही हीट एक्शन प्लान काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। नागपुर जैसी सूखी गर्मी में आपको बहुत ज्यादा छायादार जगहों की जरूरत है जहां लोग सीधे धूप से बच सकें। वहां इवापोरेटिव कूलिंग यानी पानी के छिड़काव से हवा को ठंडा करने की तकनीक काम कर सकती है। और मुंबई में उमस पहले से इतनी ज्यादा है कि वहां पसीना नहीं सूखता। वहां पानी का छिड़काव तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। मुंबई में इमारतों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो हवा के बहाव यानी क्रॉस वेंटिलेशन को बढ़ाए ताकि उमस से राहत मिले। अगर आप दोनों शहरों को बस ये सलाह दे दें कि खूब पानी पियो और अंदर रहो, तो ये पर्याप्त नहीं है। यानी हमें शहरों की जलवायु के लिए एक तरह की प्रिसिजन मेडिसिन या कहें तो बहुत ही सटीक इलाज की जरूरत है। बिल्कुल। बीमारी देखकर दवा देनी होगी, लेकिन ये सटीक इलाज तभी मुमकिन है जब हमारे पास एकदम सटीक डेटा हो। और इसी डेटा के लिए लेख में भविष्य की कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें की गई हैं। हमें सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेट के कारण बढ़ने वाली गर्मी और लोकल कारणों से बढ़ने वाली गर्मी के डेटा को अलग अलग समझना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशन का एक बहुत ही घना नेटवर्क चाहिए। मतलब सिर्फ एयरपोर्ट या एक बड़े पार्क में नहीं, बल्कि हर वार्ड और मोहल्ले के स्तर पर मौसम की निगरानी होनी चाहिए। तभी हमें असली माइक्रो डेटा मिलेगा। इसके अलावा लेख में स्पेस टेक यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी बहुत जोर दिया गया है। भारत को अब विशेष थर्मल पेलोड और रिमोट सेंसिंग सिस्टम की तत्काल आवश्यकता है। ऐसे सैटेलाइट्स जो खास तौर पर सिर्फ तापमान मापने के लिए बने हो। हाँ, जो लगातार सतह के तापमान की निगरानी कर सकें, जो ये पहचान सकें कि शहर के अंदर कौन सा इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन रहा है, और जो जंगलों में लगने वाली आग को बिल्कुल शुरुआत में ही पकड़ सकें। लेकिन डेटा तो सिर्फ एक थर्मोमीटर की तरह है ना, जो बताएगा कि बुखार कितना है। असली इलाज तो जमीन पर ही करना होगा। उसके लिए लेखक पैरेलल मिटिगेशन यानी समानांतर शमन की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तरफ हम ग्लोबल एमिशंस कम करने की कोशिशों का हिस्सा बने रहें और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर स्मार्ट अर्बन प्लानिंग करें। यानी इमारतों के डिजाइन बदलें, डामर की जगह ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करें जो गर्मी ना सोखे। बिल्कुल। और शहरों के अंदर पार्कों और झीलों को बचाएं ताकि इंसानों द्वारा पैदा की गई इस गर्मी को कुछ तो कम किया जा सके। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे गर्मी बढ़ा रहा है, हम लोगों को सुरक्षित रखने की कोई भी कारगर नीति नहीं बना सकते। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार निकालें, तो बात यहाँ आकर टिकती है कि ये कोई साधारण मौसमी गर्मी नहीं है। अल नीलो और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े ग्लोबल कारणों से लेकर हमारे शहरों के कंक्रीट और एसी से बने अर्बन हीट आइलैंड्स तक, गर्मी की ये समस्या एक परत दर परत उलझी हुई पहेली है। बिल्कुल सही। और इस पहेली का कोई एक जादुई समाधान नहीं है। इसका एकमात्र रास्ता सटीक स्थानीय डेटा जुटाना और हर शहर की अपनी अलग विशिष्ट प्लानिंग में ही छिपा है। जब डेटा स्थानीय होगा, तभी नीतियां भी स्थानीय होंगी और तभी वास्तव में लोगों की जान बचाई जा सकेगी। बहुत ही शानदार चर्चा रही आज की। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक विचार छोड़ते हैं जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। चूंकि हमारे शहर अपनी बनावट और कंक्रीट के कारण सचमुच इस भयंकर गर्मी को एक जाल की तरह कैद कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमारे शहरों का आर्किटेक्चर पूरी तरह से बदलने वाला है? सोचने वाली बात है। क्या आने वाली पीढ़ियों को इस झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे पूरी तरह से अंडरग्राउंड शहर बसाने पड़ेंगे, या फिर हमें ऐसी गगनचुंबी इमारतें बनानी पड़ेंगी जो कंक्रीट की बजाय पूरी तरह से जंगलों और लटकती हुई वनस्पतियों से ढकी हों? ये तो वक्त ही बताएगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और इस पे जरूर सोचते रहिए।